अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो पावर पॉलिटिक्स ही है, और जो कुछ डेवलपमेंट्स आपने गुज़िश्ता चंद माह में देखी हैं वो पावर के हुसूल के लिए हो रही हैं। पावर गेम बड़ा लीथल होता है, पावर गेम बड़ा ब्रूटल भी होता है। सियासत की पुरखार वादियों में बहुत पेचीदगियाँ होती हैं। सियासत की शतरंज की बिसात जब सजती है तो कौन सा मोहरा किसको मात देता है ये आपको वक्त आने पे पता चलता है। कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही होती हैं, कुछ चीज़ें पसे पर्दा होती हैं, और पाकिस्तान की सियासत अब उस नहज पे पहुंच चुकी है जहां नए पावर प्लेयर्स भी शामिल हो चुके हैं। तो पुराने प्लेयर्स और नए प्लेयर्स के बीच जो गेम, जो पावर पॉलिटिक्स होनी है, आज के प्रोग्राम में हम उसी पर बात करेंगे। और जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है इलेक्शन से पहले, उसका एक नक्शा आपके सामने खींचेंगे। और भी कई इशूज़ हैं। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है जो एक बड़ी जमात थी, 9 मई के वाक़यात से पहले तक जो उसकी ग्रिप थी पाकिस्तान की सियासत पर, 9 मई के वाक़यात के ऊपर वो जिस तरह वो इमारत ढेर होना शुरू हुई है, गिरना शुरू हुई है, वो हाउस ऑफ कार्ड्स, वो पत्ते जिस तरह गिरना शुरू हुए हैं, ये कहाँ जाके संभलेंगे। जो पुरानी जमातें हैं वो भी कुछ टूट फूट का शिकार हैं। इस वजह से जो है वो हमें PDM का इत्तेहाद दिखाई दिया, या किसी भी एक जमात में इतनी ताकत इस वक्त नहीं रही है कि वो पाकिस्तान की जो अन्नाने हुकूमत है उसको संभाल सके। तो मुस्तकबिल का क्या लाएअमल होगा, क्या सूरत हाल होगी, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही इलेक्शन में आगे क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान साहब। अलीम खान साहब से ज़रा बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के ये ज़ाहिर है उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खड़ा करने में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। क्यों इख्तलाफात हुए, कहाँ तक पहुँचे, आप ये सुनते रहे होंगे, लेकिन हम उन पहलुओं पर भी बात करेंगे कि जो पहलू भी डिस्कस नहीं हो रहे। ये सब चीज़ें एकदम हुई, वक्त के साथ साथ पता चल रही थी, हुई क्या हुआ, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और IPP जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पावर पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करने जा रही है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अलीम खान साहब, मैं ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ से ही, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ हैं, पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से, लेकिन अब आपकी IPP के बाद PTI पार्लियामेंटेरियंस का क़याम भी अमल में आ गया। मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब ये दो जमातें होंगी तहरीक इंसाफ से निकलने वाली, एक पार्लियामेंटेरियंस और एक IPP। आपके ख्याल में आप क्या वेलकम करेंगे, या आपके ख्याल में ये दोनों जमातों को एक ही प्लेटफॉर्म पे स्ट्रगल करनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल में स्ट्रगल जो है वो तो हम अभी भी इकट्ठी ही करेंगे। जो तहरीक इंसाफ थी उसमें जितने भी दोस्त इकट्ठे थे वो एक ख्वाब के तहत इकट्ठे हुए थे, और हम सारे समझते थे कि हम पाकिस्तान को एक खूबसूरत नया पाकिस्तान बनाएंगे, और उसके लिए हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला। वो अगर मैं कहूँ कि किसी ने 10 साल लगाए, किसी ने 20 साल लगाए, और जिसकी जो बसात थी, जिसकी जो कैपेसिटी थी, उसने अपने हिसाब से अपना पूरा जोर लगाया। परवेज़ खटक साहब का भी उसमें बहुत रोल है, और जिसमें बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो आज PTI को खैरबाद कह चुके हैं। उसमें लोगों ने अपनी अपनी बहुत कोशिश की, और फिर जब 9 मई और 9 मई से पहले भी जो हालात बन रहे थे, उसमें कोई भी मुहब्बे वतन जो है, जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत थी, उसके लिए ये आदिल भाई इसमें रहना कोई आसान नहीं रह गया था। तो 9 मई के बाद तो मेरे ख्याल में अब कोई ऐसा शख्स ही होगा जो कि बिल्कुल ही पाकिस्तान को जो है वो डुबोना चाहता हो, और पाकिस्तान को जो है वो पीछे की तरफ लेके जाना चाहता हो। उसके अलावा तो PTI में अब रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो गया। तो लोग जो हैं उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, और IPP जब बनी थी तो वो भी हमने इसीलिए बनाई थी कि IPP जो है वो उन लोगों को, उन दोस्तों को जो कि सारे इकट्ठे थे, मुत्तहिद थे एक खूबसूरत नए पाकिस्तान के लिए, अब वो सारों के पास एक पॉलिटिकल जो है वो प्लेटफॉर्म मौजूद हो जहाँ वो सारे आएँ, इकट्ठे हों, और सारे मिल के जो है जिस खूबसूरत पाकिस्तान के लिए हम पहले कोशिश कर रहे थे PTI में रह के, हम उसके लिए सारे मिल के जदोजहद करें। परवेज़ खटक साहब को भी हमने बिल्कुल इसकी दावत दी थी, और परवेज़ खटक साहब का मेरे ख्याल में शायद वो ये समझते थे कि हमारे चूँकि चेयरमैन जो हैं वो उनका ताल्लुक़ भी पंजाब से है और मेरा ताल्लुक़ भी पंजाब से है, तो हो सकता है उनके जहन में ये बात हो कि ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो पंजाब से हैं, तो हम KP में जो है वो अपने दोस्तों को अलहदा कर लें। लेकिन हमने उनको वेलकम किया, और मैंने कल भी जब ये मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी कि जी उन्होंने अपनी एक जमात का ऐलान किया, मैंने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो भी जमात जो है वो अगर कोई अपने
मंशूर के साथ आई है जिसमें वो पाकिस्तान की खिदमत कर सके, उसका पूरा राइट है। मेरी मालूमात थी, मेरी इत्तलात ये थी कि परवेज़ खटक साहब भी आप लोगों के साथ ही आना चाहते थे, शामिल होना चाहते थे, यानी KPK के भी जो लोग थे। जो वजह आपने भी एक उसकी बता दी कि एक शायद इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि पंजाब से ही प्रेसिडेंट और पंजाब से ही चेयरमैन, उसकी वजह से। लेकिन क्या एक वजह ये भी थी कि जो दोनों प्रोविंसेस हैं उनकी डायनामिक्स अपनी अपनी थी, पंजाब की पॉलिटिक्स की अपनी डायनामिक्स हैं, KP की अपनी डायनामिक्स हैं, तो अगर शुरू में ही साथ हो जाते तो शायद दोनों के लिए मुमकिन ना होता कि जो वोट बैंक या जो पोजीशन आप गेन करना चाहते वो ना कर पाते। जी, ये इसमें भाई जो इशू है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है कि हमने अपना एक मंशूर देना है, और अगर आज परवेज़ खटक साहब ने जमात बनाई है तो वो भी अपना एक मंशूर देंगे। अब हमने जब लोगों के पास जाना है तो हमने आखिर अपने मंशूर के साथ जाना है। उनसे जब हमने वोट मांगना है तो हमने क्या दिखाना है? हमने उनको ये दिखाना है कि जो आम आदमी का मसले हैं हमने उसको रिजॉल्व करना है। हमारे मंशूर के मुताबिक वो कैसे रिजॉल्व होंगे? जब तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने ऐलान किया था 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का, तो मैंने खान साहब को जाके ये बात समझाई थी कि ये 50 लाख घर कितने होते हैं। तो मैंने उनको लाहौर की मिसाल दी थी और कहा था कि लाहौर की आबादी 1 करोड़ है, तो एक घर में अगर 5 लोग भी हों तो 20 लाख घर हैं टोटल लाहौर में। सो इसका मतलब है कि आप लाहौर जितने और 3 शहर बनाना चाहते हैं 5 साल में। तो खान साहब हैड नो क्लू कि ये 50 लाख घर कितने होते हैं। उन्होंने तो कह दिया बस ठीक है जी 50 लाख घर। एडवाइज्ड हिम कि हम 50 लाख घर बनाएं। बहुत सारे मशीर होते हैं आपको इस तरह के 50 लाख घर। मेरे ख्याल में वो लोगों को जिनको कभी उन्होंने पता अपना घर भी ना बनाया हो उनको कोई अंदाज़ा नहीं कि 50 लाख घर एक्चुअल कितने होते हैं, 1 करोड़ नौकरी एक्चुअल कितनी होती है। सो जिन लोगों का देखें, जिन लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ना किया हो और जिन्होंने कभी कारोबार ना किया हो, नौकरी ना की हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम ना किया हो, वो कई लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ख्यालों में ही होते हैं। सो वो इस तरह की बातें कर देते हैं लेकिन उनको उसका पता नहीं होता। अब मेरा जो मंशूर है आज जो हमारी पार्टी ने बैठ के बनाया, हमने उसमें ये कहा कि जी हमने बेसिक बातें की हैं और उनके साथ ये भी बताया कि ये बातें कैसे मुमकिन होंगी। जैसे हमने कहा कि जी हम 300 यूनिट तक जो गरीब आदमी हैं उसकी बिजली फ्री करेंगे। अब लोगों ने मुझे पूछा कि जी कैसे फ्री करेंगे, तो मैंने उनको बताया कि जो BISP प्रोग्राम है उसके तहत अभी जो अगर आपके पास 500 अरब रुपया है तो हम उसको जो है वो 1500 अरब से 2000 अरब लेके जाएंगे। उसके लिए हमारे पास अलग प्रोग्राम है कि फ़ंड जनरेट कैसे करेंगे। हुकूमत को फ़ंड जनरेट भी करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, ये लंबी बात हो जाएगी, जिसके ऊपर अगर आप तवज्जो करें तो वो गवर्नमेंट को पैसे जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन हमारी हुकूमतें सिर्फ़ और सिर्फ खर्चा करने पे लगी होती हैं, वो कभी पैसे जनरेट नहीं करती। गरीब आदमी को अगर आपने रिलीफ देनी है तो हुकूमत के पास पैसे होंगे तो आप रिलीफ देंगे। कहाँ से पैसे लगाने हैं? आपको जनरेट करने चाहिए। और अगर आप यही पैसे जो हैं जैसे 300 यूनिट तक के लिए है, अगर आप गरीब आदमी को दे दें तो एक बहुत बड़ा बोझ है गरीब आदमी के ऊपर जो कि बिजली का बिल का होता है। और अगर बिजली का बिल उसको गरीब आदमी को 300 यूनिट तक फ्री हो जाए एक बहुत बड़ा रिलीफ है उसके लिए। इसी तरह जो आपकी कम अज़ कम उजरत है वो 50,000 करेंगे। अगर 50,000 उजरत हो जाए तो मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत लोग गरीब कंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन कम अज़ कम एक जो नॉर्मल सा जो हाउस होल्ड है उसको चलाने के लिए उसको एक इज़्ज़तदार तरीका मिल जाएगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे जो किसान हैं उनके पास जो 12.5 एकड़ से कम का किसान है जिसके पास बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स नहीं है, उसको भी हम रिलीफ दें। उसकी जो ट्यूबवेल के बिजली के बिल आते हैं और उनको भी फ्री किया जाए, और वो पैसे भी जो हैं वो हम एक जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है वो बनाएं और उसके तहत पैसे जनरेट करके उसमें डालें ताकि उससे पैसे निकाल के हम आम आदमी को रिलीफ दे सकें। तो ये सारा कुछ मुमकिन है। पर मैं ये नहीं कह सकता कि जनाब मैं 1 साल के अंदर जनाब 10 लाख घर बना दूंगा, अगले साल फिर मैं 10 लाख घर बना दूंगा, तीसरे साल में फिर, ये मुमकिन नहीं है। आप तो खुद भी रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, तो 50 लाख घर का मशवरा खान साहब को किसी ऐसे ही बंदे ने दिया होगा ना जो इस बिज़नेस को समझते हैं। वो आप नहीं है तो वो कौन है? जी मुझे नहीं पता कि उनको किसने दिया। मैंने तो अलबत्ता उनको जाके ये समझा दिया था कि ये जो आपने 50 लाख घर कहा है ये पॉसिबल नहीं है। 50 लाख घर का मतलब है शायद कराची जितने 2 शहर, हालांकि कराची जितने 2 शहर जो हैं वो हम 5 साल में कैसे बना देंगे? कराची जितने कई मुल्क होते हैं, 3-4 मुल्क होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ साहब मुझे बताइएगा, परवेज़ खटक साहब ने दावा किया कि PTI का खात्मा हो गया। क्या कल की पेशरफ के बाद आप भी ये तासुर ले रहे हैं
पीटीआई का खात्मा हो गया या नहीं, अभी पार्टी? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि खात्मा हो गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खात्मे की तरफ गामजन है, क्योंकि जब पार्टीज जो होती हैं वो किन से होती है? पार्टी लोगों से होती है, और जो लोग होते हैं वो उसमें जब जाते हैं तो वो पार्टी को सारों को मुस्तहक करते जाते हैं। हमारे जो लोग होते हैं, हमारे जो एमपीए कैंडिडेट्स होते हैं, एमएनए कैंडिडेट्स होते हैं, हमारे नाज़म होते हैं, यूनियन काउंसिल के काउंसलर्स होते हैं, ये सारे अपने अपना हल्का अहबाब रखते हैं, इनके साथ लोग मुंसलिक होते हैं, और जब ये सारे इकट्ठे होते हैं और किसी एक पार्टी में जाते हैं तो वो पार्टी को तक़वियत हासिल होती है। आज हमारे पास अगर लोग आए हैं तो क्या मुझे उनके आने का आईपीपी को फ़ायदा नहीं हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ, और अगर लोग मेरे कल और ज्वाइन करेंगे तो मेरी पार्टी को और फ़ायदा होगा। तो अगर मुझे सारे छोड़ना शुरू कर दें और एक एक करके सारे छोड़ते जाएं तो ये तो नहीं होगा कि ये पार्टी कायम रहे और उसके साथ बंदा कोई ना हो। आज हमें ये लग रहा है कि पीटीआई में शायद ही कोई ऐसा शख्स रह जाए जो कि मुहिब्बे वतन हो और जिसकी ये सोच हो कि पाकिस्तान को जो है वो हमने इकट्ठे रहते हुए जो किसी डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना। वो कहते हैं खान साहब हम खंबे को वोट देंगे, लोग उसको वोट दे देंगे, खंबा जीत जाएगा, हमें लोगों की जरूरत नहीं, इलेक्टेबल्स चले जाएं। ये जो मैंने आपको बताया कि ये जिस तरह वो 50 लाख घर थे, ये वैसे ही है। 50 लाख घर में से आज उनसे पूछें, पीटीआई वालों से पूछें कि आपने 5000 बनाए, 500 बनाए, अगर 500 भी बनाए तो भी फिर भी ठीक है। तो 50 लाख का दावा होना और 500 घर ना बनना, वो जो 1 करोड़ नौकरियां थी उसमें से कोई चलो 1 करोड़ नहीं, कम 10 लाख तो बताते, 1 लाख तो बताते कि यार 1 लाख दे दिया। तो इस तरह की बातें जो कर देते हैं उसका मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये खंबे शंबे जितने हैं, हमने एक दफ़ा 2013 में, मैं पीटीआई में था, हमने उस वक्त ये डिसाइड किया था कि नौजवानों को टिकट देनी है। तो वो 2013 में ये किया कि खान साहब ने एक ऐसी लिस्ट पकड़ी और उन्होंने पूछना शुरू किया। वहाँ पे वो मुझे अभी तक याद है, अपने नीचे दफ्तर में वॉक कर रहे थे और पूछ रहे थे इस कैंडिडेट की उम्र क्या है। तो जब हम कहते थे ना 35 साल, तो कहते नहीं यार कोई छोटा इससे उम्र का ढूंढो, ठीक है। तो फिर हम कहते थे जी एक निकला नीचे से जिसने अप्लाई किया वो 28 साल, कहते थे दे दो टिकट, दे दो, ठीक है। और वो ऐसे उसका नाम भी नहीं जानते थे, हल्का भी नहीं जानते थे, ये भी नहीं पता था कि उसका वो कहाँ से आया है, कौन है, क्या, कहते थे दे दो, 28 साल वाले को दे दो। और जब रिजल्ट आए तो किसी के 2000 वोट निकले, किसी के 3000 वोट निकले। तो ये जो खंबे को वोट है ना, ये 3-3 हज़ार तो जरूर निकलेंगे, पर ये जो 1-1 लाख है वो नहीं निकले। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी मैटर करती है या कारकुन वो मैटर करता है, जो हार्ड वर्क या ग्रास रूट जिसकी पोजीशन स्ट्रांग हो। आपके ख्याल में नए बंदे को अगर तहरीक इंसाफ जैसी जमात टिकट दे भी दे तो उसके लिए इलेक्शन मैनेज करना मुश्किल होता है? जी देखें, खुद खान साहब ने भी तस्लीम किया है कि 13 में हमसे टिकट देने में गलती हुई थी। जी वो तो 2013 में तो हमने सारों ने रिजल्ट ही देख लिया था। और यही बुनियाद मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं उस कमेटी का हिस्सा था और हमारे सामने हो रहा था कि खान साहब वॉक कर रहे हैं और लोग पढ़ के सुना रहे हैं उनको कि जी ये हमने अप्लाई कि किस ने अप्लाई किया हुआ है। तो सिर्फ एक ही बात पूछते थे, ये नहीं पूछते थे इसका ख़ानदान क्या है, इसकी सियासत का एक्सपीरियंस क्या है, इसने कभी पहले इलेक्शन लड़ा नहीं लड़ा, इसके ख़ानदान में से किसी ने इलेक्शन लड़ा, ये पहले कभी एमपीए, कभी एमएनए, कभी कोई नाज़म रहा कि नहीं रहा। एक ही बात पूछते थे कि उसकी उम्र क्या है। तो वो जो कहता था जी 30 से नीचे, वो कहते थे दे दो टिकट। तो ये जब दे दी टिकटें और जब रिजल्ट निकला तो वो किसी के 2-2, 3-3 हज़ार वोट थे। आपके ख्याल में खंबा नहीं जीतने वाला? नहीं, ये खंबे नहीं जीतते, कभी आज तक खंबा नहीं जीता यहाँ पे। ये देखें हमारे जो शहरी इलाके हैं उसमें भी लोगों का मैटर करता है, लेकिन जो हमारे देहात है, देखिए देहात का एक कल्चर है, देहात में आपका एक कुंबा है, आपका एक कबीला है, आपका एक ताल्लुक है, आप लोगों के साथ मुंसलिक रहते हैं, उनकी गमी खुशी पे जाते हैं, उनके लिए आसरा होते हैं। उनको जब मुश्किल पड़े वो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं। आप एमपीए को मिलते हैं, एमएनए को मिलते हैं, आपके थाने का इशू है, आपकी कचहरी का इशू है, आपकी ज़मीन का इशू है, तो वो लोग किसके पास जाएंगे? खंबे के पास जाएंगे कल को। आपकी पार्टी आईपीपी पीपल्स पार्टी को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रही आप लोगों से, और कल जब केपीके में ग्रुप बना खटक साहब का तो JUIF और ANP भी हमारे प्रोग्राम्स में हमने बात की तो वो कंफर्टेबल नहीं था, बल्कि तनकीद ही कर रहे थे। क्या वजह है आपसे पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें KPK की उनसे आप लोगों के खिलाफ सख्त बयान दे रही हैं? क्या आप लोगों ने उनकी कोई जो उनके पास लोग आने थे वो तोड़ लिए हैं? क्या रीज़न क्या है? आदिल भाई, हमें उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। हम अपना मंशूर लेके लोगों के पास जाएंगे। जब हम उनके खिलाफ, हम PDM के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे।
तो उनको को खुशी तो नहीं है हमारी जमात के आने की और लोगों को हमारी ज्वाइन करने की। और उनको ये भी पता है कि आगे लोग इनको और मज़ीद ज्वाइन कर रहे हैं। ये राब्ते जो होते हैं, जो बाकी जमातें हैं, आखिर वो भी तो उन्हीं लोगों से रब्ता कर रही हैं जिनसे हम रब्ता कर रहे हैं। तो जब उनको पता लगता है कि जिनसे वो रब्ता कर रहे थे उनसे हमारा भी रब्ता हो गया और वो हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको अच्छा नहीं लग रहा। और अगर केपी में भी कोई जो परवेज़ खटक साहब की जमात है, अगर उसमें भी कोई शख्स राब्ते में है उनके साथ, तो वो दूसरी जमातों को पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनको हमें पसंद करना चाहिए। बट नून लीग आपके खिलाफ कोई सख्त बयानात नहीं दे रही बल्कि वेलकम कर रही है, उसकी क्या वजह? जी, अगर हमने भी तो जिस तरह परवेज़ खटक की जमात है, हमने उनको भी वेलकम किया है। मुझे तो लगता है ये दो दरिया बाद में मिल जाएंगे, परवेज़ खटक साहब और आप लोगों ने मिलना है, मेरी खबर भी सर। परवेज़ खटक साहब के साथ हमारा तो कोई इख्तलाफ है ही नहीं ना। परवेज़ खटक साहब की पूरी विकेट ही और है, हमारी विकेट ही और है, ठीक है। उनका तो पूरा का पूरा स्टांस जो है एक पिच पे दो विकेटें होती हैं। नहीं, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है एक्चुअल मैच के लिए नहीं होती। सो जब उनका फोकस ही सारा केपी के है, हमारे फोकस के मुताबिक जब हमारे पास ज़्यादातर पंजाब के लोग हैं, हमारे पास सिंध के लोग रब्ता कर रहे हैं, हमारे पास जो गिलगित बल्तिस्तान से लोग हैं या बलूचिस्तान से लोग हैं, तो हम केपी के अंदर अगर परवेज़ खटक के साथ कल को जो है वो लाइंस करें भी, या इवन बाद में हमारी उनके साथ कोई अगर हो जाए सीट एडजस्टमेंट हो जाए, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं। सो आप से वो लोग राब्ते में आ गए जो लोग पीपल्स पार्टी और केपी में जो JUI सोच रही थी, वो लोग अब खटक साहब के पास, यानी खटक साहब ने उनको ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो इस वजह से इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून पर आप कह रहे हैं कि जी ठीक है, आप जिस नहीं, हम नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम नून के खिलाफ अपने कैंडिडेट पुट कर रहे हैं। हम नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी? जी नहीं, हम बिल्कुल किसी अलायंस में नहीं है, हम किसी सीट एडजस्टमेंट में नहीं है। हम नून के खिलाफ, PDM के खिलाफ और PTI के खिलाफ, हम तीनों के खिलाफ अपने कैंडिडेट दे रहे हैं। हम हर सीट के ऊपर अपना कैंडिडेट पुट कर रहे हैं। सो इसलिए हम किसी अलायंस में नहीं जा रहे। मैं आपको ये पहले कैटेगोरिकली बता दूं कि हमारा अलायंस किसी भी जमात के साथ नहीं है। सर, ये एक बयान दिया आपने कि PDM भी नाकाम हो गई, जिसकी वजह से ये हालात देखने को मिल रहे हैं, और साथ में आपने ये भी कहा कि हम गौर कर रहे हैं, बस हम अलहदा हो जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब ने मना कर दिया, इसकी क्या वजह? मेरे ख्याल में हमारे जो दो दोस्त हैं वो पहले से इसमें PDM का जो अलायंस बना था उसमें वो उनको सपोर्ट कर रहे थे और वो उसकी काबीना का हिस्सा थे। अब चूंकि 1 महीना रह गया था, मेरे ख्याल में वो ये चाह रहे थे कि हमें 1 महीना पहले जो है वो रिज़ाइन ना करवाया जाए और हमें रहने दिया जाए जब तक कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती। वो ये चाहते थे कि शायद उनके लिए वो एक जो है वो एम्बैरसिंग होगा कि वो 1 महीना पहले उस हुकूमत को छोड़ दें जिसका वो हिस्सा रहे हैं 1 साल तक। और चूँकि हमारी पार्टी जो है वो फैसला कर चुकी है कि हम PDM के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। और PDM की जो हुकूमत है वो उससे कोई अवाम खुश नहीं है, PDM की जो कारकर्दगी है उससे अवाम खुश नहीं है। तो हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं बनता कि हम अगली जो इलेक्शन है उसमें PDM की किसी भी जमात के साथ जो है अपना अलायंस करें। तो ये मेरे ख्याल में इनकी दोनों की दोस्तों की ज़ाती ख्वाहिश है। लेकिन PDM के खिलाफ जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो मुमकिन है कि वो ये बात कहें कि आप खुद भी हुकूमत का हिस्सा थे, बेशक 2 वजारतें थी या 2 मुशीर नहीं, थे, वो हम PDM के कभी भी अपनी जमात के तौर पे हिस्सा नहीं थे। PDM की बात नहीं, मैं हुकूमत की बात कर। जी, मैं हुकूमत के अंदर भी हम कभी भी जमात का हिस्सा नहीं थे। हमारी जमात जब बनी है तो उसके बाद हमने कभी कोई फैसला नहीं किया कि किसी शख्स, ये हमारे से पहले से ये 2 लोग जो थे ये पहले से उसके अंदर शामिल थे। ये हमारी जमात में आने के बाद जो है इन्होंने सिर्फ अपनी सीटें नहीं छोड़ी, लेकिन बतौर जमात IPP जो है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस हुकूमत के साथ और PDM के इत्तेहाद के साथ। लेट मी टेक अ ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा अलीम खान साहब जो प्रेसिडेंट हैं IPP के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि इमरान खान साहब जो सब कुछ हो रहा था आप देख रहे थे, आपने पहले इख्तिलाफ क्यों नहीं किया, अब इख्तिलाफ क्यों किया, और कुछ और अहम बातें आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ अलीम खान साहब मौजूद हैं, सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। उनसे हम बात कर रहे हैं आने वाले इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है, आगे क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करें। खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि पता तो आप लोगों को था, आप ये कह रहे हैं कि मुझे जब 50 लाख घर की बात बताई, 1 करोड़ नौकरियों की बात बताई, तो हमने पहले दिन जाके बता दिया कि ये तो फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है।
यकीनन कई बातें आप लोगों को पहले भी पता होंगी। इख्तिलाफ उसी वक्त क्यों हुआ जब इमरान खान साहब कमज़ोर पड़ना शुरू हो गए? दूसरी बात यह कि जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि पंजाब पूरा चलाते थे एहसन जमील गुज्जर साहब और पंजाब चलता था बनी गाला से, और जब सारा कुछ वो चलाते थे फैसलाबाद, गुजरांवाला, कई ऐसे डिवीजन से जो उनके कंट्रोल में थे, तो ये सब तो अगर आप लोगों को पता था तो आप लोगों ने उस वक्त इख्तिलाफ क्यों नहीं किया जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आदिल भाई। हुआ ये कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो मैं MNA और MPA 2 सीटों से लड़ा और मैं MNA हार गया और MPA जीत गया। अब मैं जब MPA जीता तो ये 25 जुलाई 2018 की बात है। तो 26 जुलाई को रिज़ल्ट आया और 28 जुलाई को मुझे पहला नोटिस नैब से आ गया और अगले 14 दिन के अंदर मुझे 4 दफ़ा नैब ने बुलाया और आखिरी दफ़ा मैं नैब के दफ्तर में था जब TV पे टिकर चल रहा था कि जी बुज़दार को जो है वो वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया। तो मैंने वो जो DG साहब जिनके कमरे में बैठा था वो आज भी हयात है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने उनको कहा कि आप अब मेरी जान छोड़ दें, अब जो जिसने CM बनना था वो बन गया, तो अब मुझे आप जो बार बार बुलाते हैं ये अब रहने दें। तो वो भी हंसने लगे, मैं भी चला गया। फिर 6 महीने बाद जो है वो फिर उनको ख्याल आया कि फिर अलीम खान को बुलाना है और फिर उन्होंने मुझे बुला के तो गिरफ़्तार कर लिया। सो बात यह है कि ये बात तो मैंने खान साहब को कई दफ़ा की, यहाँ तक भी कही कि आपको याद होगा मैंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरे पास वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारे मैसेजेस जो हैं वो आज भी मेरे पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने? जी मैंने वो उस वक्त भी कहा था और उसके बाद एक इंटरव्यू में भी मैंने दिखाई भी थी खास तौर पे कि मेरे पास व्हाट्सएप के अंदर इमरान खान साहब के वो सारे मैसेजेस मौजूद हैं। मैं उनको हर बात बताता रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि ये जो पंजाब है इसमें जुमा बाज़ार लगा हुआ है और इसके अंदर हर सीट का रेट है और वो जो सीट का रेट है वो एक पूरे टाइम के साथ है। और ये भी बताया जाता है कि DC से हमने 3 करोड़ रुपया लेना है और DC को ये कहा जाता है कि तुम्हारे लिए ये 3 करोड़ जो है ये अगले 6 महीनों के लिए। ये नहीं है कि तुम DC लगे हो और अब तुम जो सिर्फ 3 करोड़ पे गुजारा करोगे। ये 6 महीने बाद तुम्हें 3 करोड़ या दोबारा देना है या तुम हट जाओगे और नया जो शख्स 3 करोड़ देगा वो लग जाएगा। तो आप एहसन जमील गुज्जर साहब का नाम लिया, मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई अमल दखल था, उनकी मिसेस का था। और वो जो फराह गोगी साहिबा हैं वो थी असल में CM पंजाब और वो जो उनके ताने बाने थे वो खान साहब के घर तक थे। और बाकी बुज़दार साहब जो है वो एक कोरियर कंपनी जिस तरह चलती है उस तरह थे। यहाँ पे वो माल इकट्ठा करते थे, फराह गोगी तक पहुँचाते थे, फराह गोगी आगे माल जो है वो आगे तक पहुँचाती थी। और आपको याद होगा कि उस वक्त के जो ISI चीफ़ हैं, जो अब आजकल जो हैं जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, जब उन्होंने इमरान खान साहब को जाके ये सारी रुदात बताई और उन्हें बताया कि उनके घर से क्या काम हो रहा है, ऑपरेट कैसे हो रहा है, उनके घर में तोहफ़े तोहफ़ आ रहे हैं और कौन कौन लोग उनके घर में तोहफ़े तोहफ़ दे के जा रहे हैं, तो उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने इमरान खान साहब ने उस वक्त के ISI चीफ़ को कहा कि यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइन। और जब उन्होंने उनको ये कहा तो उन्होंने आगे से उनको जवाब दिया कि आई डोंट वर्क फॉर यू, आई वर्क फॉर माई कंट्री। तो जब ये हालात हों तो फिर उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने इतवार वाले दिन ही वो जो ISI चीफ़ है उनको जो है वो हटा दिया अपनी सीट से। तो क्यों हटाया था? इसलिए क्योंकि उन्होंने वो बातें कह दी थी जो इमरान खान साहब बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, बावजूद इसके कि ये बातें इमरान खान साहब को पता थी। और वो इमरान खान जिसने हमें बेसिकली दिखाया क्या था आदिल भाई, इमरान खान को लोगों ने ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जितने इलेक्शन हुए थे उसमें इमरान खान साहब ने किसी हल्के से भी 3000 से ज़्यादा वोट नहीं लिए थे। तो एज अ हीरो ऑफ 1992 वर्ल्ड कप ही हैड 3000 वोट, ठीक है। जो उससे अगले इलेक्शन हुए थे उसमें 3-3 हज़ार उनके वोट निकले थे। मुझे अभी तक याद है लाहौर में उनके 3000 या 4000 वोट थे। सो वो उन्होंने दिखाया क्या हमें? उन्होंने हमें एक अपनी कारकर्दगी दिखाई जो कि नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के हवाले से बड़ी डेडिकेटेड टीम लगाई है, जो अहल टीम है और जो उसको सही तरीके से चला। Which makes sense कि Which makes sense। So हमने एक मॉडल देखा शौकत खानम, अब वो 2018 आ गया। अब उन्होंने शौकत खानम की जगह किसको लगाया? बुज़दार को। तो उधर फैसल सुल्तान को लगाते हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान को, यहाँ लगाते हैं बुज़दार को। वहाँ की टीम की जगह यहाँ लगाते हैं फराह गोगी को। और वो ऑनेस्टी और जो उन्होंने शौकत खानम में हमें 10-15 साल दिखाई थी उसके बिल्कुल उलट उन्होंने काम किया। ना उसमें ऑनेस्टी थी बंदे में और ना ही उसमें कॉम्पिटेंस थी। और इसका पूरी दुनिया को पता है कि ना उसमें कॉम्पिटेंस थी और ना ऑनेस्टी थी। वो बेईमान भी रज के था
और निकम्मा भी रज के था। और ये बातें जब हम इमरान खान साहब को करते थे तो उन्होंने बहुत आसान हल निकाला कि उन्होंने अलीम खान का मुंह बंद कराने के लिए 6 महीने बाद उस वक्त के जो जनरल फैज़ थे वो और इमरान खान साहब और फराह गोगी और मैडम जो खान साहब की मिसेस थी, उन सारों ने मिल के ये फ़ैसला किया कि अगर बुज़दार ने यहाँ रहना है तो अलीम खान को अंदर होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे अंदर करवा दिया 6 महीने बाद। अगर आप बाहर रहते तो क्या हो? मुझे उनको लगता था कि शायद मैं बुज़दार को सही तरीके से चलने नहीं दे रहा। अब बुज़दार के चलने के लिए मेरा सिर्फ ये था कि जब मैं वहाँ पे मीटिंग करता था तो बुज़दार साहब को आते ही कुछ नहीं होता था वहाँ पे, उनको कुछ पता ही नहीं था। उनको तो फाइल आप ऐसे पकड़ा दें या ऐसे पकड़ा दें, उनके लिए बराबर ही थी। आपको क्यों चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते थे? क्योंकि जो जुमा बाजार बाद में लगा वो मेरे ज़रिए मुमकिन नहीं थी। जो बुज़दार था वो एक बहुत वीक आदमी था, एक बहुत निकम्मा आदमी था, एक बिल्कुल करप्ट आदमी था, और उसका काम था कि वो दिहाड़ी लगाता था और पैसे इकट्ठे करके खुद उसमें से अपना हिस्सा रख लेता था और बाकी हिस्सा फराह गोगी को और फराह गोगी आगे भिजवाती थी। और खान साहब वही इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं कि मुझे कहीं से रिपोर्ट मिली कि इन्होंने फिर बिकॉज इनका अपना बिजनेस है, इनका कोई इंटरेस्ट है, तो ये इस वजह से जी उन्होंने एक दफ़ा मैंने उनकी सुनी, एक मेरे ख्याल में प्रेस टॉक थी, उन्होंने कहा कि वो अलीम खान वहाँ पे ना एक 300 एकड़ के ऊपर अपनी ज़मीन जो है उसको ग्रीन से ब्राउन कराना चाहता था। अब ये टोटल इल्ज़ाम है जो मेरे ऊपर लगा। वो जो 300 एकड़ है वो आज कहाँ है? वो 300 एकड़ जो थी वो आज रूडा में है, और रूडा जो है वो उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रही है, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और जब वो रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके अंदर क्या बन रहा है? उसके अंदर शॉपिंग मॉल्स बन रही हैं, उसके अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसमें फ्लैट्स बन रहे हैं, उसमें घर बन रहे हैं। तो ये जब काम सारे के सारे उस ग्रीन एरिया पे रूडा कर सकती है तो भाई अलीम खान क्यों नहीं कर सकता? लेकिन वो एक इंप्रेशन ये देते ना, मैं हुकूमत में आया तो मुझे पता चला कि ये हो रहा है, उससे पहले मुझे अंदाजा ही नहीं था कि सब कुछ हो रहा है। हुकूमत में आए तो उनको नजर आना शुरू हो गया कि बहुत कॉम्पिटेंट टीम आ गई उनके पास, बुज़दार आ गया उनके पास, ठीक है। तो जब बुज़दार आ जाए तो फिर तो वाकई हम इनकॉम्पिटेंट ही नजर आएंगे ना, उसके आगे तो हमारी क्या वैल्यू थी। सो ये तो इमरान साहब बता सकेंगे ना कि उनको जब बुज़दार के होते हुए अलीम खान के अंदर खराबियां नजर आनी शुरू हो तो उनको अब ना सिर्फ ऐनक का इलाज कराना चाहिए बल्कि साथ दिमाग का भी इलाज कराना चाहिए। खान साहब मुझे बताएं, आप लोगों को ये चीज़ें पता चलना शुरू हो गई थी? अंदाज़ा हो, आपने कहा नैब में मैंने उसी वक्त कह दिया था कि जी अब मुझे छोड़ दो क्योंकि वज़ीर आला वाला मसला था वो हल हो गया। पब्लिकली आप लोगों ने आके ये बात क्यों नहीं की? आपने हमेशा खान साहब से अकेले ये बात क्यों की? आप पब्लिकली आके भी ये बात? मैं 6 महीने में 3 महीने जो है ना वो जेल रह आया था, तो आप क्या समझते हैं कि मैं कभी बाहर रह सकता था? इमरान खान साहब ने किसी को बाहर रहने दिया? तो भाई मैं अपनी इज्जत बचा रहा था। 3 महीने में जेल रहा है तो 100 दिन जेल था क्या? तो मैं कभी बाहर ही नहीं आ सकता था। इमरान खान साहब के खिलाफ जो बोलता था, जो सच्चाई की बात करता था, जो उनको बताता था कि पंजाब में क्या हो रहा है, वो अगले दिन जेल चला जाता था। आप चेयरमैन आपकी पार्टी के हैं जहांगीर तरीन साहब, उन पर भी शुगर मिल्स के मामले पर संगीन इल्ज़ामात लगे, शुगर माफिया की टर्म यूज़ होती रही। खान साहब ये क्रेडिट लेते रहे कि देखिए मेरी हुकूमत में मैंने शुगर माफिया पे भी हाथ डाला, कहते रहे कि देखें जी मैं अलीम खान भी फेस कर रहे हैं नैब को, आपका भी हवाला देते रहे, उसका क्रेडिट लेते रहे। आपका समझ आ गया, तरीन साहब क्यों खामोश रहे? वे बेसिकली एक बेमुरव्वत आदमी थे, एक ऐसे आदमी थे जिनको ये शौक़ था कि मैं लोगों से फ़ायदा उठा के उसके बाद उनको तंग करूं। तो जब इंसान छोटा होता है उसकी यही निशानी होती है। जो लोग बड़े होते हैं ना वो अपनी हर किरदार से बड़े होते हैं। खान साहब को बैलेट पेपर पे देख रहे हैं? जी इमरान खान बैलेट पेपर पे हों या ना हो, उनके पास पार्टी में मेरे ख्याल में कोई रह नहीं जाएगा। उनके पास शायद अपने बंदे भी पूरे नहीं होंगे कैंडिडेट बनाने के लिए। जिस तरह की उनकी पार्टी उधड़ रही है तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उनके पास कैंडिडेट के लिए भी कोई बंदे नहीं होंगे। अगर खान साहब आप कह रहे रह भी गए तो कैंडिडेट ही नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन देख रहे हैं आप इलेक्शन से पहले? जो कुछ उन्होंने किया उसके अगेंस्ट अगर डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, जो मेरे ख्याल में बनती है, ज़रूर होनी चाहिए। इमरान खान ने ये कहा था कि लोगों को फेस करना चाहिए, और इमरान खान कहते थे लोगों को कि जनाब ये करप्ट है, ये बेईमान है, ये वो है। और जो दौर उनका गुजरा है, जिस तरीके से उनके दौर में करप्शन हुई है, दोनों वज़राए आला छोड़ गए जिनकी वजह से सूबे में एक पे परवेज़ खटक साहब थोड़े से नाला रहे, दूसरे में आप नाराज़ रहे और लोग कुछ नाराज़ रहे जब उस्मान बुज़दार साहब का, बल्कि उसमें तो इस्टेब्लिशमेंट की भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रहे इस मामले पे। दोनों नहीं साथ खड़े हुए, चले गए। बहुत अच्छा किया उन्होंने। मेरे ख्याल में इमरान खान ने जिस तरह अपने दोस्तों के साथ किया, वो इमरान खान को उसका सिला मिल गया।
वो जिसको कहते थे कि मैं जितनी दफ़ा भी बनूंगा वज़ीर आज़म ये बुज़दार ही बनेगा मेरा वज़ीर आला, तो वो एक दिन भी मेरे ख्याल में 1 घंटा भी उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। बट मैं ये समझता हूँ कि बुज़दार की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और बुज़दार जो है वो की फिगर है उस करप्शन में जो कि इमरान खान के घर तक जाती है, और उसका जो 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 पहला सिरा है वो बुज़दार है, और उसके बाद सेकंड सिरा जो है वो फरागोगी है, और जो लास्ट है वो खान साहब का घर है। तो अगर इसको आप मिलाना चाहें इस सारे धागे को, तो ये बुज़दार की इन्वेस्टिगेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो जो मुझे नहीं पता कि हुकूमत ने क्यों बुज़दार को जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं किया, पर बुज़दार इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और ये दूध का दूध पानी होना चाहिए कि जी आपने उस दौर में, जिस दौर में इमरान खान लोगों के ऊपर उंगलियां उठाता था, जो यहाँ पे जुमा बाज़ार लगा और जो करप्शन हुई, उसकी मिसाल मेरा नहीं ख्याल कि पहले कभी पाकिस्तान में हुई है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अलीम खान साहब, सदर हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम सवालात इनसे करेंगे। आप देखते रहिए पावर पॉलिटिक्स। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स। अलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। ये मुझे बताइएगा 3 हफ्ते बाद निगरान हुकूमत भी आ जाएगी, इस हवाले से आप लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया गया है? कुछ पूछा जा रहा है, या आपके जो दोस्त हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन वो भी आप लोगों से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं? जी मेरा नहीं ख्याल कि हमसे कुछ पूछा गया है, और ना ही मेरे ख्याल में हमें कोई अपने कुछ बताने की ज़रूरत है। हुकूमत जो है वो अपनी टर्म पूरी कर चुकी है, और उसको जो है वो अगर वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जो है वो रिज़ाइन करती है तो उनको 90 डेज़ मिल जाते हैं। तो 90 डेज़ के लिए अगर कोई वज़ीर आज़म आता है तो सिर्फ उसकी ये शराइत होनी चाहिए कि वो एक न्यूट्रल आदमी हो, उसकी कोई एफिलिएशन किसी एक जमात के साथ ना हो, और सब लोगों का उसके ऊपर एतमाद हो। और मेरे ख्याल में अकॉर्डिंग टू आइन जो है उनका, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका हमारे से मशवरा बनता भी नहीं है, उनका अपोजिशन लीडर से मशवरा बनता है, और अपोजिशन लीडर और वो बैठ के आपस में फ़ैसला करेंगे। पर मेरे ख्याल में अनलेस कि कोई बहुत बायस्ड शख्स आ जाए, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। उसका कोई इतना रोल तो है नहीं, उसने 90 डेज़ के लिए आना है, और वो कोई इतना बड़ा डिसीजन भी नहीं ले सकता। जो निगरान हुकूमत होती है उसके पास तो इतने कोई इख्तियारात नहीं होते। सो वो बेसिकली एक प्रोसेस का हिस्सा है कि 90 डेज़ में वो इलेक्शन करेंगे। टेक्नोक्रेट होना चाहिए या सीनियर पॉलिटिशियन होना चाहिए? मेरे ख्याल में दोनों में से कोई हर्ज नहीं है। कोई ऑनेस्ट होना चाहिए और बायस्ड नहीं होना चाहिए। नए सेंसस पे इलेक्शन होने चाहिए या पुराने पे? मेरे ख्याल में इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको इस वजह से डिले नहीं करना चाहिए कि सेंसस जो है वो दोबारा से हों, और उसके बाद दोबारा से जो है हल्का बंदियाँ दोबारा से शुरू हों। और अगर इस पर डिले होता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आजकल के जो हालात हैं उसके मुताबिक ये कोई अच्छा मशवरा है। मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि खान साहब के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसला क्या है, करप्शन का है या ये 9 मई वाला? देखिए, ये जो सारी बातें जो खान साहब दूसरों के लिए कहते रहे, आज उसका जो है वो सामना उनको खुद है। जो करप्शन के चार्जेस हैं वो उसका जवाब उनको देना चाहिए। और आदिल साहब, असल बात यह है कि जब आपका मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे आप कर लें, जब आप हर बंदे को चोर डाकू चोर कहते रहे, तो फिर अपना स्टैंडर्ड भी तो बहुत ऊंचा चला जाता है ना। फिर जब आप घड़ियां बेचते हैं, जब आप तोहफ़े बेचते हैं, जब लोगों से पैसे ले के उसके अंदर से अपने पैसे रख के तो बाकी जमा करवाते हैं, तो वो स्टैंडर्ड कहाँ गया जो आप लोगों के लिए बनाते थे? जब 130 तोहफ़े आप बेचें, और प्रेसिडेंट साहब जो है वो तकरीबन 150 तोहफ़े बेचें, और वो ले के अपने पास इकट्ठे करते हों, और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो पैसे हैं वो लोगों से ले के देते हों। आपके पैसे तो आप अपनी जेब से दे सकते हैं ना। तो अगर आपने एक घड़ी ली है और वो घड़ी आपने 10 करोड़ की बेची है, तो आपके अकाउंट में तो 10 करोड़ नहीं है। सो आपने, इसका मतलब है कि बाकी कैश पे लिया, और आपने उसके अगेंस्ट अगर को 50 लाख या 20 लाख या 10 लाख रुपए जमा कराए हैं, वो अपने अकाउंट में से इस्तेमाल किए। सो ये जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए थे, उसके बाद ना सिर्फ ये कि वो तोशाखाना केस में, बल्कि ये जो फरागोगी और बुज़दार वाले केसेस हैं उसके अंदर जो कुछ यहाँ पे हुआ वो भी, और जो कुछ पंजाब में हुआ वो भी, उसके लिए वो जवाबदेह हैं। और फिर जो 9 मई है उसके बाद उनके ऊपर जो जितना भी केसेस हैं, उस सारों में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि ये मॉब जो है ये उनके घर से चला है, और ये इस मॉब को जो डायरेक्शंस दी गई हैं
वो उन्हीं की तरफ से दी गई हैं तो वो चला है। वो अगर वो उस मॉब को वहाँ पे जाने का ना कहते, देखिए आज तक हम भी तो तरीके इंसाफ में 10 साल रहे हैं, हमने आज तक कोई एहतजाज जो है वो जाके जो कोर कमांडर हाउस है उसके सामने तो नहीं किया था। हम तो एहतजाज तो हम भी किए थे। उन्होंने कहा है कि मुझ पे अगर कमांडो एक्शन होगा तो फिर एहतजाज तो वहीं पर होगा। जी, कमांडो एक्शन के बाद एहतजाज तो हम तो सियासी लोग हैं ना, सियासी लोग तो सियासत करते हैं। हम जो एहतजाज करते थे, हम गवर्नर हाउस के बाहर धरने देते थे, हम ये डी चौक में धरने देते थे, हमने कई दिन कंटेनरों में गुजारे हैं, हमने कई दिन जो है वो एहतजाज में, रैलियों में, जलसे जुलूसों में किए हैं, पर एक दिन भी हमने कोई गमला तो नहीं तोड़ा, हमने कोई एहतजाज ऐसा तो नहीं किया। तो एहतजाज तो उनका हक है, पर उनका ये राइट तो नहीं है कि वो जाके GHQ पे हमला कर दें, उसको आग लगा दें, हमारे जो शोहदा हैं उनके मुजस्मे उठा के तो नालों में फेंकने शुरू करें। ये काम तो हमारे दुश्मनों ने भी कभी नहीं किया, जो काम जो है इमरान खान साहब ने करवाया। हम जिस तरह लोगों के घरों में वो दाखिल हुए हैं, ये कौन से एहतजाज का तरीका है? ये कौन सी दुनिया में एहतजाज ऐसे होता है? तो मेरे ख्याल में ये दहशतगर्दी है। उनकी सियासत को यहाँ तक कौन लेके आया? चाहिए उनको, मेरे ख्याल में उनको इस लेवल तक ना उनका डिप्रेशन लेके आया। जैसे ही वो हुकूमत से अलहदा होते हैं ना, तो वो जिस तरह वो होती है ना मछली पानी के बाहर, तो वो ऐसे ऐसे फड़कना शुरू कर देती है। खान साहब भी फड़कना शुरू हो जाते हैं जब वो हुकूमत से बाहर गए हैं। आप सोचें कि उनकी हुकूमत थी 2 सूबों में, एक सूबे में पंजाब में और एक AP में, तो पाकिस्तान का 70% जो था वो उनके पास था ऑलरेडी। पर उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे से तो गाड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, मेरे से तो जहाज़ ख़त्म हो गया और मेरी वजह से 2 CM जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इस डिप्रेशन की उसमें कि यार मेरे पास तो पुलिस हट गई है और मेरे आगे से तो वो गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल हट गया है और सरकारी जहाज़ और हेलीकॉप्टर ख़त्म हो गए हैं, पर ये CM क्यों फिर रहे हैं उसके अंदर? उन्होंने कहा दोनों अपने जो है ना इस्तीफ़ा दो, क्योंकि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो तो अलहदा हो जाए हुकूमत से, लेकिन कोई और हुकूमत का। हालांकि उनकी एजिटेशन की पॉलिटिक्स को ये दोनों गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट कर रही जी। उनके ऊपर सबसे बड़ा शेल्टर था जी। जो हुकूमत थी PDM की, वो तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में थी, तो वो तो 30 किलोमीटर में थी। बाकी सारा KP और सारा पंजाब जो है वो तो इमरान खान की हुकूमत। ये फैसला भी उन्होंने खुद किया जी। उन्होंने फैसला ये अपने वो जो अंदर का उनका असल है ना उसके मुताबिक करते हैं और हम उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान के साथ मैंने दिन के कम से कम 10-10 घंटे गुजारे हैं, तो इमरान खान के ऊपर मैं PhD हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि इमरान खान की सोच क्या है, वो सोचता कैसे है और लोगों के बारे में जज्बात क्या रखता है। मैं तो उन लोगों में जो आज भी PTI में हैं, मैं उनके बारे में जो इमरान खान के ख्यालात हैं मैं उनको बता भी नहीं सकता, तो वो उनके बारे में हमें क्या क्या कहते रहे हैं। तो इमरान खान को असल में मैं और जहांगीर तरीन बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन पर एक इल्ज़ाम लग रहा है आजकल कि वो किसी फॉरेन एजेंडे की तकमील कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसी भी कोई इन्वॉल्वमेंट? जी, वो जो भी कर रहे हैं वो पाकिस्तान के इंतशार का बायस बन रहे हैं, पाकिस्तान में बदअमनी का बायस बन रहे हैं, पाकिस्तान में जो हमारे ना सिर्फ जो हमारे माशी हालात हैं उसकी गिरावट का बायस बन रहे हैं, पर ओवरऑल पाकिस्तान की प्रेस्टीज की गिरावट का भी बायस बन रहे हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं इससे इस मुल्क को फ़ायदा नहीं हुआ, इसको बहुत नुकसान हुआ है। ना वो अपनी 4 साल की हुकूमत में इस पाकिस्तान को कहीं आगे लेके जा सके हैं, और 1.5 साल जो है जो बाकी दूसरी हुकूमत का था वो उसके अंदर भी उनका कंडक्ट जो है वो एंटी स्टेट रहा है। आज़म खान का क्या रोल था? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि एक गैंग था, ठीक है, वो गैंग जो था वो पाकिस्तान कंट्रोल करता था। उसका जो ताने बाने हैं वो सबसे पहले जो है इमरान खान साहब के घर से थे, वहाँ से उसके बाद जनरल फैज़ थे, उसके बाद एक प्रॉपर्टी टाइकून थे, उसके बाद आज़म खान थे। ये सारे बंदे इकट्ठे थे और ये सारे फैसले करते थे, और आज़म खान साहब ने उस वक्त के एक IB चीफ लगवाए हुए थे, तो जो रिपोर्ट चाहते थे वो उनको बताते थे। वो उनको घर वाली कहती थी कि ये रिपोर्ट खान साहब को भिजवानी है, तो वो खान साहब को वो रिपोर्ट चली जाती थी। जो आज़म खान साहब चाहते थे वो जो IB के चीफ हैं वही रिपोर्ट बना के जो है वो आगे खान साहब को पेश कर देते थे। तो खान साहब विलिंगली और अनविलिंगली वो 100% जो है वो इस गैंग का हिस्सा थे जो कुछ ये कर रहा था। अब इसके अंदर आज़म खान साहब का एक कलीदी किरदार था। कोई ऐसी हरकत इमरान खान ने नहीं की जिसमें आज़म खान जो है वो इन्वॉल्व ना हुए हों। कोई ऐसी हरकत जो है वो उनके घर वालों ने नहीं की जिसमें आज़म खान फैसिलिटेटर ना हो। और आज़म खान को एक एक बात का पता है, जिस तरह बुज़दार को पता है उस तरह आज़म खान को भी पता है। मेरे ख्याल में आज़म खान की इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, बुज़दार की इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, और फरा गोगी को भी जहाँ पे भी वो है वहाँ से उसको पकड़ के लाना चाहिए और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तुरुप का पत्ता कौन था इस हुकूमत में? आज़म खान थे या फिर फरा गोगी थी?
नहीं, फ़रा गोगी का तो लेवल बहुत ऊपर था ना, वो तो मशीर ख़ास थी, वो तो क्लोजेस्ट ऑफ द फैमिली थी। तो आज़म खान जो थे वो तो नीचे इम्प्लीमेंटर थे, लेकिन ये है कि फिर भी बहुत सारा काम जो है वो आज़म खान के ज़रिए हुआ। मेन रोल आप अभी भी समझते हैं कि फ़रा गोगी साहिबा का? जी, फ़रा गोगी जो थी वो तो पूरा एक जो पूरा प्लान को बुलाती थी, किसको शामिल करना है किसको नहीं करना, उन्हीं के ज़रिए जो है वो हमारे कोई प्रॉपर्टी टाइकून्स आए, उन्हीं के साथ डीलें होती थी, उन्हीं के ज़रिए जो पंजाब में डीलें होती थी वो भी उन्हीं के ज़रिए होती थी। जो डीसी डीपीओ वगैरह लगते थे जिसमें आपने नाम लिया उनके हस्बैंड का, मेरा नहीं ख्याल कि उनके हस्बैंड का कोई किरदार था। वो ज़्यादातर डीलें ये खुद डायरेक्ट करती थी और अपने घर पे बैठ के जो इनका डिफेंस में घर था वहाँ पे करती थी। तो बुज़दार साहब हों, फ़रा गोगी हों या खान साहब के घर वाले हों, ये सारे उसमें शामिल थे, उस गैंग में। इंतखाबात पे मैं ज़रा टूवर्ड्स द वेरी एंड मुझे ये बताइएगा कि आप सूबाई और कौमी दोनों का इलेक्शन लड़ेंगे? जी, मैं दोनों। और अपनी पार्टी से भी आप सीएम के उम्मीदवार हैं? जी नहीं, अभी हमने कोई सीएम का कैंडिडेट जो नहीं किया। हमने अपना कैंडिडेट जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का किया है, जो कि हमारे जंगीर साहब हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं। इसके अलावा अभी हमने कोई फैसले नहीं किए, किसी भी सीट के लिए नहीं किए। पब्लिक गैदरिंग्स जलसे कब से शुरू करें? जी, हमारे पास कुछ लोग आ गए हैं। तरीन साहब का आपको पता है कि पहले वो अपना मुल्क से बाहर थे, वो अपने इलाज के लिए गए थे। जब वो वापस आए तो उनके फैमिली में एक ट्रैजिक डेथ हो गई और उस वजह से वो अभी तक जो हैं वो, क्योंकि अपने घर पे हैं, ताज़ियत करने वाले उनके पास अभी आ रहे हैं, तो अभी तक वो इन्वॉल्व नहीं हो सके इसकी डे टू डे जो हमारी सियासी एक्टिविटी है। जैसे ही वो फ्री होंगे इंशाल्लाह ताला हम ये अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही सियासी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी जैसे ही इलेक्शंस करीब आएंगे, तो आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। हम कुछ लोगों के साथ मुशावरत में हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं और जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आएंगे तो हमें उसकी भी तकवीत होगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इंशाल्लाह ताला अपना प्लान लेके चलेंगे आगे। तो आप क्या तस्वुर कीजिए अवामी सियासत ग्राउंड पे कब होंगे, कितने अरसे बाद होंगे? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अगस्त के अंदर आपको हम जल्द से जुलूस करते नजर आएंगे। PMLN अगर मेजॉरिटी लेके आ जाती है, PMLN अगर फेडरल में पावर में आती है, तो आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे? जी, अगर आप मुझसे पूछें, मेरी राय पूछें, तो मेरे ख्याल में जो PMLN में उनके लीडर हैं वो तो नवाज शरीफ साहब हैं। और नवाज शरीफ साहब अगर ख़ुद हों कैंडिडेट तो मेरे ख्याल में उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। और लेकिन ये तो फैसला उन्होंने करना है, उनकी पार्टी ने करना है, आपस में बैठ के वो कर लेंगे फैसला। फ्यूचर में आप कोलिशन गवर्नमेंट देख रहे हैं? अभी सबसे पहले जो है वो मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्टेंट। और वो कोलिशन गवर्नमेंट में? जी, ये नहीं पता, ये तो रिजल्ट बताएगा। थैंक यू सो मच अलीम खान साहब, सदर IPP हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, पावर पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। IPP किस प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, इस पर हमने आज के प्रोग्राम में अलीम खान साहब से बात की। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आदिल अब्बासी को अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।